हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे पाइथन के कोर्स में। तो हमारा जो पाइथन का कोर्स है वो 6 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, या आप बोल सकते हो जो हमारे पाइथन की कोर्स की प्लेलिस्ट है वो 6 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो जो पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ही आगे कंटिन्यूड है, जो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स इन पाइथन, तीसरा टॉपिक है स्टेटमेंट्स इन पाइथन, चौथा टॉपिक है फंक्शंस, पांचवा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सिक्स टॉपिक है एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये पहली वीडियो तो इसी में कंटिन्यूड है, डेटा टाइप्स इन पाइथन ये टॉपिक ये वीडियो में ही है। बाकी सारे टॉपिक्स आने वाली वीडियोज़ में होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जो कि है डेटा टाइप्स पाइथन के। पाइथन में किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं? पाइथन में डेटा टाइप नंबर्स के दो डेटा टाइप होते हैं, जो कि है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर को INT से डिनोट करते हैं। इंटीजर मतलब कोई भी रियल नंबर नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे रियल नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर जैसे -1 0, -2 2, 3 4, 11 15, कुछ भी। बस ये कंडीशन देती है कि वो नंबर डेसिमल नहीं होना चाहिए। और फ्लोटिंग पॉइंट में ऐसा रहता है, इसको फ्लोट से डिनोट करते हैं। इसमें डेसिमल नंबर्स रहते हैं, जैसे 0.6, 6.4, 5.5, 3.1। उसके बाद है हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स कोई भी कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का। जैसे मैंने इन्वर्टेड क्वोट्स के अंदर HELLO हेलो लिख दिया तो वो एक स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं क्वोट्स के अंदर ABC लिख दूँ तो वो एक स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं क्वोट्स के अंदर नंबर लिख दूँ तो भी वो स्ट्रिंग है। मतलब कोई भी कैरेक्टर का सीक्वेंस आप बना लो वो आपका स्ट्रिंग है। बुलियन क्या होता है? बुलियन में दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है ट्रू और एक फॉल्स। इसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं ताकि अगर हमारा जो कोई स्टेटमेंट हमें जानना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, जैसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या फिर कोई कंडीशन है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू रिटर्न होती है और कोई कंडीशन फॉल्स है तो हमें फॉल्स रिटर्न होता है। सेट्स सेट्स क्या होता है? सेट्स में हम यूनिक आइटम स्टोर करते हैं बट वो अनऑर्डर्ड रहता है। जैसे 1 2 3 4 ये हमारा सेट है, तो अगर ये सेट में मैं 2 को 4 बार स्टोर कर दूँ, 3 को 5 बार स्टोर कर दूँ, बट वो रिप्रेजेंट सिर्फ एक ही बार करेगा, बिकॉज सेट एक यूनिक कलेक्शन है आइटम्स का। उसके बाद हमारा डेटा टाइप है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में सारे आइटम्स ऑर्डर्ड सीक्वेंस में रहते हैं बट वो म्यूटेबल है। यहाँ पे म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि उसका जो डेटा है उसके अंदर हम ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं उसके डेटा के अंदर। मतलब ऐसे ऑपरेशंस है लिस्ट के लिए, ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस है जिससे हम लिस्ट के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम। टपल्स भी लिस्ट की तरह ही होता है बट टपल्स में डेटा चेंज नहीं हो सकता है, वो इम्यूटेबल है। मतलब उसके ऊपर भी है काफ़ी ऑपरेशन है टपल्स के लिए भी, बट उसका डेटा चेंज नहीं हो सकता है। लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, टपल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरीज में क्या रहता है? डिक्शनरी एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जिसमें एक की और एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। अगर मुझे कोई वैल्यू डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे उसकी की पता होनी चाहिए। मैं वो की के ज़रिए वो वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 एसोसिएटेड है की 1 से, तो अगर मुझे वैल्यू 1 को एक्सेस करना है तो मुझे की 1 का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है हमारा डेटा टाइप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी तो टेंशन मत लीजिए, आगे वीडियो में काफ़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो हम पाइथन कोड रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका नाम एनाकोंडा है। एनाकोंडा के अंदर जुपिटर नोटबुक्स का यूज़ करके हम हमारा पाइथन कोड लिखेंगे और उसमें हमारा पाइथन कोड को रन करेंगे। तो एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर जाइए और एनाकोंडा पाइथन सर्च कीजिए। जो लिंक मिलेगी आप वो ओपन कीजिए तो आप ये वेबसाइट पे आ जाओगे। ये वेबसाइट पे आप नीचे स्क्रॉल करके जाइए, आपको यहाँ पे इंस्टॉल एनाकोंडा का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको इंस्टॉलेशन लिंक्स पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। विंडोज़, मैकओएस या लिनक्स आपकी जो भी मशीन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई और हेल्प चाहिए तो फिर इनकी वेबसाइट पे इंस्टॉलेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए। आपकी विंडोज़ है
तो विंडोज़ के लिए ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप रेफ़र कर सकते हो टू इंस्टॉल इट ऑन योर मशीन। अगर आपके पास मैक ओएस है, मैक ओएस में आपको इंस्टॉल करना है तो आप ये इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लीजिए। और अगर आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस आप चेक कर लीजिए, इनकी वेबसाइट पे सारे दिए गए। और एक बार एनाकोंडा आप इंस्टॉल कर लोगे, उसको रन कीजिए। रन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक्स दिखेगा, इसको लॉन्च कीजिए। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको, ये जुपिटर नोटबुक्स का इंटरफेस है। यहाँ पे आप न्यू बटन पे क्लिक कीजिए राइट साइड में, और यहाँ पे पाइथन 3 पे क्लिक कीजिए। अभी जो आपको दिखेगा यहाँ पे ये जुपिटर नोटबुक्स की नोट्स है, यहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे। ये लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे। और रन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर दबा सकते हैं। और अगर रन करने के बाद अगर आपको रन करने के बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आपकी आ जाए इसमें नोटबुक्स में, तो आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन में हमारा पहला प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, हम पहला पाइथन प्रोग्राम सिर्फ प्रिंटिंग देखेंगे, एकदम बेसिक और सिंपल होगा। हम देखेंगे कि कोई सेंटेंस को हम एक्चुअली कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। इसके लिए हमें लिखना होगा प्रिंट, और उसके बाद दो राउंड ब्रैकेट्स डालने होंगे जिसको हम पैरेंथेसिस बुलाते हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा। जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू पाइथन, और फिर कंट्रोल एंटर दबा के जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो हमारा पहला प्रोग्राम रन हो गया। अभी ये प्रोग्राम के अंदर आप जो भी लिखोगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि उसे कोई प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए, कुछ भी लिखोगे आप, अगर सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी लिखोगे तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे देखो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डॉलर्स का साइन डालता हूँ, @ डाल रहा हूँ और इसको रन करूँ तो प्रिंट हो जाएगा। मैं जो भी लिखूँ वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं किसके बीच में स्पेसेस डाल दे रहा हूँ बहुत सारे, इसको रन करूँ फिर भी ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये है हमारा पहला प्रोग्राम कि कोई सेंटेंस को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई कर लीजिए, आपका रन हो जाएगा। और आउटपुट लाने के लिए जुपिटर नोटबुक्स के अंदर कंट्रोल एंटर दबाओगे तो आपका आउटपुट मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें बहुत सारे डेटा से डील करना होता है। तो ये डेटा से डील करने के लिए हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है जहाँ हम वो डेटा को स्टोर करेंगे, भले ही टेम्पररी या जब तक प्रोग्राम की लाइफ टाइम है तब तक। तो ये डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है जहाँ हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। तो वो डेटा स्टोर जहाँ हम करेंगे तो पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में हम वो कंटेनर में ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और वो कंटेनर को ऑटो रिराइट कर सकते हैं। तो ये कंटेनर को हम वेरिएबल बुलाते हैं। तो अभी देखेंगे हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत इजी है दोस्तों। हमें सिर्फ हमारा जो वेरिएबल का नाम रहेगा वो लिखना है, और वेरिएबल का नाम देने के लिए भी कुछ रूल्स है। वो रूल्स भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट रूल्स नहीं है। जैसे हमें वेरिएबल्स को नाम देने के लिए हम कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते, हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, और जो पाइथन में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स को हम नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल्स के नेम पर। आपको पीडीएफ में बाद में मिल जाएगा कि कीवर्ड्स एक्चुअली पाइथन में क्या है एंड वेरिएबल्स की रूल्स क्या है। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया मिल सके। तो जैसे अभी हम हमारे वेरिएबल का नाम देंगे my_वेरिएबल। और एक बात और दोस्तों, अगर हमें कोई वेरिएबल का नाम देना है, जैसा माई वेरिएबल नाम देना है मुझे, तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं लिख सकता हूँ। स्पेस की जगह हमें अंडरस्कोर का यूज़ करना है। मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मुझे माई वेरिएबल में स्टोर करना है और हेलो, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा हूँ। तो पाइथन के वेरिएबल से ना बाकी सब लैंग्वेजेस के वेरिएबल से बहुत अलग होते हैं और स्मार्ट होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे माई वेरिएबल में जैसे स्ट्रिंग लेकर आऊँ, तो उस वेरिएबल अपना डेटा टाइप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, वो ऑटो एडजस्ट कर लेगा कि भाई मेरा डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं माई वेरिएबल को हेलो हेलो स्टोर किया हूँ, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किया, उसकी जगह अगर मैं कोई नंबर स्टोर करता हूँ जैसे इंटीजर, जैसे मैंने 27 स्टोर किया, तो भी ये स्टोर हो जाएगा। इसको रन किया, स्टोर हो गया ये। और इसकी जगह मैं अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना चाहूँ 2.5, तो उसको उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। और मैं इसका टाइप चेक करूँगा, अगर टाइप चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, टाइप लिखना है, हमारे वेरिएबल का नाम लिखना है पैरेंथेसिस के अंदर, और उसको रन करेंगे तो हमें हमारे वेरिएबल का टाइप मिल जाता है। तो ये मिल गया, फ्लोटिंग पॉइंट है। यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, जैसे हेलो मैंने पहले लिखा था, और अभी हम इसको रन करके देखेंगे तो बताएगा स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैं नंबर कुछ दूसरा नंबर लेता हूँ, जैसे 12 लिया मैंने, इंटीजर है यहाँ पे। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे टाइप चेक करता हूँ, अरे ये तो सॉरी, ये इंटीजर ही है, क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड कोड्स में लिखा हो। अगर कोई भी नंबर को हम इन्वर्टेड कोड्स में लिखेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, हमेशा याद रखना। तो हमें अगर इंटीजर स्टोर करना है हमारे डेटा को एज अ इंटीजर, तो हमें इन्वर्टेड कोड्स का नहीं यूज़ करना है। तो इसको हम रन करते हैं, तो ये देख लीजिए इंटीजर है। और हम बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, और उसका डेटा हम हमारे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने हमारा वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, हम इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 5 + 4 4, और इसको हम रन करेंगे तो ए में स्टोर हो गया। ए में हमारा जो सम है इसका 5 + 4 जैसे 9 है, वो स्टोर हो गया। अभी हम ए को प्रिंट करेंगे। हमने देखा था पहले प्रोग्राम में, प्रिंट करना सीखा था हमने। तो प्रिंट की एक खासियत है कि हम स्ट्रिंग के अलावा वेरिएबल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, और हम वेरिएबल्स और स्ट्रिंग दोनों को एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम हमारा वेरिएबल प्रिंट करेंगे। तो हमें आंसर मिल गया 9। मैं 5 + 4 की जगह 5 × 4 लिखूँगा तो भी उसका आंसर प्रिंट हो जाएगा। 5 - 4 है, सॉरी, ये 5 - 4 इसमें रिमाइंडर आता है, तो हमारा रिमाइंडर 1 प्रिंट हो गया। अभी हम देखेंगे 5 × 4 ये 20 आएगा। इसको रन किया, 20 आ गया। अभी मैं रन करता हूँ 20 / 5, इसको रन किया तो हमें डिवीजन का आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा वेरिएबल्स हो गया। हम इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करके भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने बी वेरिएबल लिया, या सो छोड़ो, बी नहीं, नेम वेरिएबल लिया, और नेम में स्टोर किया मैंने जॉन। तो ये जॉन मेरा नेम में स्टोर हो गया, और ये नेम का टाइप क्या रहेगा हमारे वेरिएबल का, स्ट्रिंग। तो मैं इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट में हमारे वेरिएबल का नाम लिखूंगा मैं, नेम। तो डायरेक्टली प्रिंट, एक्चुअली ये रन नहीं हुआ, सॉरी, ये रन हो गया। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा जॉन नेम प्रिंट हो गया। अगर हम चाहते हैं तो हम दो वेरिएबल्स को भी, एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग को भी ऐड करके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट हेलो माय नेम इज़, और हमें यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड, हमें इतना हमारा स्ट्रिंग हो गया और हमें कोई वेरिएबल ऐड करना है। जैसे हमारे यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था जॉन, जॉन को मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो मैंने जॉन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, सॉरी, यहाँ पे जॉन चेंज कर लिया मैंने, और मुझे यहाँ पे ऐड करना है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल को अगर हमें कोई स्ट्रिंग में ऐड करना है और प्रिंट करना है उसको, तो हमें हमारा स्ट्रिंग लिखने का है, और हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा रहता है वो
एंड कर देने का है, और जहाँ पे हमें वो स्ट्रिंग ऐड करना है हमें हमारा प्लस ऑपरेटर यूज़ करना है, और फिर हमें वो वेरिएबल का नाम लिखना है, नेम। और अब हम अभी इसको रन करेंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा हेलो माय नेम इज़ जॉन। अगर मैं यहाँ पे कोई नेम चेंज, यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नेम जॉन से जेनी कर देता हूँ, इसको रन किया और यहाँ पे मैं फिर इसको डायरेक्टली रन करता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे प्रिंट हुआ हेलो माय नेम इज़ जेनी। तो मैं वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ, वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, तो मैं कोई भी पॉइंट पे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, और मैं जहाँ मैं प्रोग्राम में यूज़ करूँगा तो उसकी वैल्यू जो एट करंटली उसकी जो वैल्यू रहेगी एट प्रेजेंट, वही वैल्यू प्रोग्राम में आगे यूज़ में आएगी। तो ये था हमारा वेरिएबल्स। आगे हम देखेंगे स्ट्रिंग्स। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होता है। स्ट्रिंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। तो स्ट्रिंग्स मतलब कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अभी जैसा मैंने किसी का नाम लिख रहा हूँ, जैसे बॉब, तो ये स्ट्रिंग हो गया। ज़रूरी नहीं कोई पर्टिकुलर एक्चुअल जो नाम है या फिर कोई एक्चुअल करेक्ट वर्ड ही स्ट्रिंग होता है। कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर, जैसे मैं ए बी कुछ भी सा रैंडमली टाइप करूँ, ये भी हमारा स्ट्रिंग हुआ। तो हम स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, जैसे हमने वेरिएबल्स में देखे थे। तो जैसा मैं यहाँ पे वेरिएबल ए ले रहा हूँ, और वेरिएबल ए के अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ मेरा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड स्टोर कर दिया ए के अंदर। अब मैं इसको रन करूँ तो ये एक्चुअली स्टोर हो गया। अभी यहाँ हम देखेंगे इंडेक्स पोजीशन। जो फर्स्ट लेटर है एच, इसका पोजीशन है 0। इसके बाद जो ई लेटर है उसका पोजीशन 1 है। इसके बाद जो एल पोजीशन है उसका पोजीशन 2 है। उसके बाद वाला जो एल है उसका पोजीशन 3 है। तो ये कैसे होता है, मतलब सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेटर रहता है, इनिशियल लेटर, उसका हमेशा इंडेक्स पोजीशन 0 रहता है। उसके बाद वाले का पोजीशन उसके बाद से कंटिन्यू होता है। तो ये जो वेरिएबल मैंने जो स्ट्रिंग स्टोर किया हो, जैसे हमको समझो फर्स्ट लेटर चाहिए स्ट्रिंग का, हमको देखना है कौन सा लेटर है फर्स्ट, तो हम ए लिखेंगे और ए स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और उसके अंदर 0 लिखूँगा, और उसको मैं रन करूँगा तो जो हमारा फर्स्ट लेटर एच है जो पोजीशन 0 पे है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो 1 पे जैसे मैंने बताया था ई होता है, तो मैं रन करूँगा तो ई प्रिंट होगा। अभी सपोज मुझे डी प्रिंट करना है, तो डी पोजीशन नंबर क्या है, डी का पोजीशन मैं चेक करूँगा यहाँ से 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है डी का पोजीशन। तो मैं यहाँ पे 10 लिख के अगर इसको प्रिंट करता हूँ, देखो डी प्रिंट हो गया। तो ये होती है पोजिशनिंग स्ट्रिंग्स में। हमने देखे थे कि हम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग में डाल के ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ ये स्ट्रिंग में, और सपोज मैं प्रिंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट में लिख रहा हूँ स्पेस डाल के वर्ल्ड। जैसा जो हमारा हेलो वर्ल्ड था उसका कंटिन्यूएशन, बिकॉज हम चाहेंगे कि हमारा वर्ड जो था वो पूरा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पे हम ए को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये एक तरीका हुआ प्रिंट करने का स्ट्रिंग्स को। एक्चुअली मैंने हेलो को रन नहीं किया इसलिए डबल बार दिखा रहा है। देखो तो ये सिर्फ हेलो था और ये प्रिंट करने की वजह से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको वापस रन दिखाता हूँ कि मैं सिर्फ ए को प्रिंट करूँगा तो सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। देखो सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ। और बहुत सारे तरीके हैं हम जिससे प्रिंट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ये जो वेरिएबल्स को और प्लस ऑपरेटर यूज़ करके ऐड करने का एक तरीका है। एक तरीका होता है दूसरा डॉट फॉर्मेट। तो डॉट फॉर्मेट में हम कैसे प्रिंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक मिनट ना, प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
हेलो माय नेम इज़, यहाँ पे मैंने माय नेम इज़ लिख दिया। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरा एक कोई नेम आ जाए। यहाँ पे मैं ए को कोई नाम दे देता हूँ, जैसे फ्रेडी। तो ऐसा सिंटैक्स ऐसे होता है जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है कोई नेम, वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और जो हमारा सेंटेंस है उसको एंड होने के बाद हम डॉट फॉर्मेट लिखेंगे और इसके अंदर फिर से राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे जिसको हम पैरेंथेसिस बुलाते हैं। तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे तो वो ए, उसको अभी और हमें रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है वहाँ पे हमारा जो वेरिएबल हमने डॉट फॉर्मेट के अंदर लिखे वो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ये फ्रेडी प्रिंट हो गया। अभी और इसको एक्सपांड करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे हेलो माय नेम इज़, फिर कर्ली ब्रेसेस एंड माय एज इज़। हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और एक वेरिएबल और स्टोर करते हैं जिसमें हम एज यूज़ करेंगे। एज हम स्टोर करते हैं जैसे 26। तो हमें क्या करना है, अगर हम एज इसके बाद हम एक कर्ली ब्रेसेस और डालेंगे बिकॉज हम चाहेंगे वहाँ पे एक और वेरिएबल इंसर्ट हो, और हम ए के बाद लिखेंगे ए कॉमा बी, तो ये सेम ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हूँ फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस और फर्स्ट ऑर्डर में ए है और सेकंड कर्ली ब्रेसेस सेकंड ऑर्डर में बी है, तो मैं इसको रन करूँगा तो उसी ऑर्डर में ये प्रिंट होगा। ये रन नहीं हुआ, सॉरी, अभी प्रिंट हो गया। हेलो माय नेम इज़ फ्रेडी एंड माय एज इज़ 26। अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों लेटर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ प्रिंटिंग के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको इंडेक्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट समझाया था वैसे ही समझो ए को हम 0 कंसिडर करेंगे और बी को 1। तो अगर मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे लिखता हूँ, चलो 0 मैंने यहाँ पे लिखा एंड 1 यहाँ पे लिखा, तो क्या होगा, फ्रेडी और 26 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो डॉट फॉर्मेट में ऐसा रहता है कि हम जो ऑर्डर में वेरिएबल्स को लिखेंगे अंदर वो उन्हीं ऑर्डर में प्रिंट होंगे। बट अगर हम इंडेक्स पोजीशंस का यूज़ करेंगे तो जो इंडेक्स पोजीशन पहले हम लिखेंगे हमारे स्टेटमेंट के अंदर उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे। तो प्रायोरिटी इंडेक्स पोजीशन को ज़्यादा दी जाती है। फॉर सपोज मैंने जैसे यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन चेंज किया था, अगर मैं फिर से इसको चेंज कर दूँ, जैसे मैं बी यहाँ पे पहले लिखूँ एंड ए को बाद में लिखूँ, तो यहाँ पे मेरा बी का पोजीशन हुआ 0 एंड ए का पोजीशन 1 हुआ। तो मैंने ए में तो फ्रेडी स्टोर किया था एंड बी में मैंने 26 स्टोर किया हो, बी में 26 स्टोर किया हो ना, तो और बी का पोजीशन 0 है एंड ए का पोजीशन 1 है, तो अभी रन करूँगा तो सीधे तरीके से प्रिंट हो गया हो। तो दिस इज़ वन मेथड प्रिंटिंग के लिए। और एक और मेथड हम देखेंगे अभी, इसे मैं बता देता हूँ चलो आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ, डॉट फॉर्मेट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्टली हमारा वेरिएबल इंसर्ट कर देंगे। जैसे हमने बी में एज 26 प्रिंट किए थे, स्टोर किए थे, एंड ए में हमने एज स्टोर किए थे, हमने ए में स्टोर किए थे स्ट्रिंग हमारा नेम फ्रेडी। अभी हम इसको रन करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे समझो मेरे को एज चेंज करनी है तो मैं बी में सीधा एज चेंज कर लूँगा 28 एंड फिर रन करूँगा तो यहाँ पे तो ये 28 हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका प्रिंट करने का, इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग लिटरल। एंड जो पहले से दिखाया था मैंने वो था डॉट फॉर्मेट मेथड। तो एफ स्ट्रिंग लिटरल में हमें हमारा जो स्ट्रिंग रहता है इन्वर्टेड कोड्स चालू होने के पहले हमें यहाँ पे एफ लिखना होता है, और जो हमारे कर्ली ब्रेसेस रहते हैं उसके अंदर हमें सीधा वेरिएबल का नाम लिख देना है।
तो वो डायरेक्टली वही स्पॉट पे वेरिएबल जो नाम लिखेंगे वहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा। अभी जो हमने फर्स्ट मेथड देखे थे उसमें एक ड्रॉबैक है, मैं अभी बताता हूँ वो ड्रॉबैक क्या है। हमने जो बाकी बाद में दो मेथड्स देखे थे, डॉट फॉर्मेट मेथड यानी एफ स्ट्रिंग लिटरल वाला, इसमें वो ड्रॉबैक्स नहीं है। बिकॉज अगर जैसे मैंने यहाँ पे 28 एज लिखा हो तो वो 28 ईजिली प्रिंट हो गया, बट अगर मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैं वापस ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, हेलो माई नेम इज़, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस लिखूँगा, फिर मैंने जैसे ए में फ्रेडी स्टोर किया था तो ए लिखूँगा, फिर वापस प्लस लिखूँगा, फिर लिखूँगा एंड माई एज इज़। अभी यहाँ मैं प्लस करके बी लिखूँगा बिकॉज मेरा एज बी में स्टोर किया है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा बिकॉज यहाँ ये बी जो स्टोर किया है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर है। और ये प्लस मेथड से, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन मेथड, ये मेथड से मैं सिर्फ स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकता हूँ। वेरिएबल्स में भी भले ही हो, मैं सिर्फ स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकता हूँ। मैं इंटीजर को नहीं ऐड कर सकता हूँ, ना ही फ्लोट को ऐड कर सकता हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकता हूँ ये वेरिएबल, ये मेथड से। तो अगर मैं बी को टाइप कास्टिंग करके, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, जैसे मैंने एस टी आर लिखा एंड ब्रैकेट में बी लिख दिया तो मेरा स्ट्रिंग मतलब बी वेरिएबल है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका डेटा टाइप भले ही इंटीजर था बट वो इसकी वजह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा बिकॉज अभी बी का टाइप स्ट्रिंग है। अगर ऐसा नहीं करना है और मुझे इसे बी ही रखना है तो मुझे यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग लेना होगा। सॉरी, अब एरर नहीं देगा ये। अब मैं सीधा बी भी प्रिंट करूँ तो एरर नहीं देगा जस्ट बिकॉज बी अब स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। तो हमने देख लिया कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन वाले मेथड में एक ड्रॉबैक है कि हम सिर्फ स्ट्रिंग्स को इंसर्ट कर सकते हैं एंड बाकी एफ स्ट्रिंग लिटरल एंड डॉट फॉर्मेट मेथड में कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, हम सब चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। अभी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और स्ट्रिंग्स की, उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में क्या होता है, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया माई वेरिएबल, उसको नाम देता हूँ माई अंडरस्कोर वेरिएबल, उसमें मैं स्टोर करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको अब रन कर देते हैं हम। हमने इसके पहले देखे थे कि हम कैसे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को ग्रैब कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, माई अंडरस्कोर वेरिएबल एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो लेटर का पोजीशन है ना। तो जैसा हमें ग्रैब करना है ओ का पोजीशन है 0 1 2 3 4, तो हम 4 लिख के इसको रन करेंगे तो हमें ओ रिटर्न हो जाएगा। इफ़ सपोज हमें ग्रैब करना है कोई पर्टिकुलर पार्ट से एंड तक, जैसे हमें ग्रैब करना है, हमें चलो एच नहीं चाहिए, हमें ELLO वर्ल्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में ई का इंडेक्स पोजीशन लिखेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन, तो ई का पोजीशन है 1, उसके बाद कोलन डालेंगे एंड इसको छोड़ देंगे। अब इसको मैं रन करूँगा तो मुझे डी तक पूरा प्रिंट होगा एच को छोड़ के। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ई की जगह डब्ल्यू से भी चालू कर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट करना है तो डब्ल्यू का इंडेक्स पोजीशन क्या है, डब्ल्यू का इंडेक्स पोजीशन 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं 6 लिखूँगा एंड 6 से आगे रन होगा, सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट हुआ। चलो अगर मान लेते हैं मुझे ई से स्टार्ट करना है और डब्ल्यू तक प्रिंट करना है, मुझे लास्ट तक नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन ई है तो स्टार्टिंग पोजीशन तो मैं 1 लिख दूंगा। तो ये कोलन के बाद हम कुछ मेंशन करेंगे जिससे हमें डब्ल्यू तक प्रिंट हो जाएगा।
स्टार्टिंग का तो इजी है, स्टार्टिंग में मुझे जहाँ से चाहिए रहता है मैं वही पोजीशन का नंबर लिखूंगा, बट एंडिंग का थोड़ा अलग रहता है। एंडिंग में कैसा रहता है, जैसे मुझे डब्ल्यू तक चाहिए, डब्ल्यू का पोजीशन 6 है, बट हम यहाँ पे कोलन के बाद 6 नहीं लिखेंगे। हम अगर हम 6 तक लिखेंगे तो हमें स्पेस प्रिंट हुआ मिलेगा। तो हम एक्चुअली अगर हमें डब्ल्यू तक प्रिंट करना है तो हमें लास्ट जो हमारा लास्ट पोजीशन डब्ल्यू है उसका 6 है, तो हमें लास्ट पोजीशन +1 लिखना होता है। जब हम मेंशन करेंगे कहाँ तक, जो एंडिंग पोजीशन हम मेंशन करेंगे जहाँ से यहाँ पे डब्ल्यू है, तो हमें एंडिंग पोजीशन +1 मेंशन करना होता है। तो एंडिंग पोजीशन हमारा 6 है, +1 7। तो मैं ओ तक का पोजीशन 7 लिखूंगा, तो मुझे ELO स्पेस डब्ल्यू, क्योंकि स्पेस भी प्रिंट होता है, ऐसा मिलेगा। चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे, चलो मान लेते अगर मुझे एल तक प्रिंट करना है तो डी का पोजीशन लिखूंगा, बिकॉज एंड पोजीशन एल है, एल का पोजीशन 9 है ना, एल का पोजीशन यहाँ पे 9 है देखो। तो मैंने क्या बताया था, जो एंडिंग पोजीशन रहता है वो मेंशन नहीं कर सकते, वो मेंशन करेंगे तो हमें एक पहले का प्रिंट मिलेगा। इसलिए हमें लिखना है एंडिंग पोजीशन +1, जो हमें लास्ट लेटर चाहिए उसका पोजीशन +1 लिखना है। तो इसका पोजीशन 9 है, तो मैं यहाँ पे डी का पोजीशन लूँगा, बिकॉज 9 + 1 10, तो डी का पोजीशन 10 हुआ, है ना। ये प्रिंट हो गया एल तक। और अगर मुझे डी तक प्रिंट करना है तो हमने तो वो देख लिया, मुझे डी तक प्रिंट करना है तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, ये पूरा प्रिंट हो गया। अभी चलो मान लेते हैं, चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें 2 कॉलम्स डाल दूँ और इसको मैं रन करूँ तो मेरा पूरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगा। ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसा यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है जहाँ पे मेरा कर्सर वेव हो रहा है, हवर हो रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा हम स्टार्टिंग पोजीशन लिखते हैं जहाँ से हमें प्रिंट करना होता है। सेकेंड प्लेस पे हम लिखते हैं हमारा एंडिंग पोजीशन +1, हमें जो एंड पोजीशन प्रिंट करवाना है वो +1 लिखते हैं हम। और जो ये लास्ट पोजीशन रहता है, इसकी बहुत एक खास बात है, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम स्टेप साइज बोलते हैं। स्टेप साइज मतलब अगर मैं H से E पे जा रहा हूँ तो मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, मैं E से L पे जा रहा हूँ फर्स्ट वाले L तक तो एक स्टेप ले रहा हूँ, मैं फर्स्ट वाले L से सेकंड वाले L पे जा रहा हूँ तो मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, L से मैं O पे जा रहा हूँ तो एक स्टेप ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सेम प्रिंट करके देगा मेरे को। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 स्टेप लेगा वो प्रिंट करने के लिए, मतलब H से E तक एक स्टेप, E से L तक 2 स्टेप, तो ये 2 स्टेप हो गया। अब L से दूसरे वाले L तक एक स्टेप और पहले दूसरे वाले L से O तक 2 स्टेप, तो ये 2-2 स्टेप पे जो वेरिएबल आएगा, जो कैरेक्टर रहेगा वो प्रिंट करेगा। जैसे मैंने H से L पे, फिर L से O पे, O से W पे, W से R पे, R से D पे, ऐसा प्रिंट होगा। अगर मैं डाल के दिखाता हूँ आपको तो ये स्टेप साइज है। इसको मैं रन करता हूँ तो वैसा ही प्रिंट हुआ। चलो अभी सबको मिला के देखते हैं। जैसा मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे ई से प्रिंट करना है लास्ट तक, तो लास्ट तक चाहिए तो मुझे जो एंड पोजीशन +1 है उस पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डी तक प्रिंट हो जाएगा। बट मैं लेता हूँ ई से, मेरे को ई से प्रिंट करना है तो मैं उसका इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट का तो लिख दूंगा 1। अभी इसको मैं रन करता हूँ तो EL स्पेस OL, क्यों मिला मुझे EL स्पेस OL, बिकॉज मैंने स्टेप साइज 2 की लिया था और मैंने एंड पोजीशन मेंशन नहीं किया था, तो एंड पोजीशन की जगह मुझे एंड तक, फिर वो लास्ट तक काउंट करेगा। अगर मैं कुछ मेंशन नहीं करूँगा तो लास्ट तक काउंट करेगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा पहला ई से चालू होएगा, तो ई तो हमारा प्रिंट होगा ही, ई फिर एक स्पेस एक स्टेप 2 स्टेप, दूसरा स्टेप मेरा एल दूसरे वाले एल पे आ रहा है, फिर ये वाला ओ पे कुछ नहीं आएगा बिकॉज इस पे पहला स्टेप है। देन जो स्पेस है, ये स्पेस पे मेरा दूसरा स्टेप आ रहा है, इसलिए स्पेस प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है, तो ये स्पेस पे मेरा दूसरा स्टेप आ रहा है। फिर ये प्रिंट हुआ, उसके बाद मेरा पहला स्टेप डब्ल्यू पे आ रहा है, उसके बाद वाला जो स्टेप है मेरा ओ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ओ प्रिंट हो गया। फिर ओ के बाद मेरा पहला स्टेप आ रहा है आर पे, आर के बाद उसके बाद जो मेरा दूसरा स्टेप है वो एल पे आ रहा है, तो यहाँ पे एल प्रिंट हो गया। और डी पे पहला स्टेप आ रहा है, दूसरे स्टेप के लिए कोई कैरेक्टर नहीं बचा तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे 3 का ले लेता हूँ,
है ना। तो ये क्या करेगा, 3 के स्टेप्स लेगा। तो क्या हुआ, ई से ये डायरेक्टली थर्ड स्टेप ओ पे लिया, फिर ओ से स्पेस पे पहला स्टेप, डब्ल्यू पे दूसरा स्टेप, ये वाले डब्ल्यू पे तीसरा स्टेप, फिर लास्ट स्टेप, फिर 1 2 3 तीसरा स्टेप वापस डी पे आया, तो डी प्रिंट हो गया। ये ऐसा हुआ। अभी सपोज मान लेते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ, मतलब इसमें से कोई बीच के कैरेक्टर्स लेना है और उसमें हमें स्टेप्स परफॉर्म करना है, स्टेप साइज लेके कोई लेना है। तो समझ लेते हैं हमको 2 का स्टेप इंटरवल चाहिए। हम चालू कर रहे हैं ई से और हमें आर तक चाहिए। तो ये आर का क्या है, इसका 10 है, इसका 9 है, इसका 8, तो 8 रहेगा, मैं 8 डाल देता हूँ। तो ये 8 हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे उसके अकॉर्डिंग मिल गया ई से आर तक। तो आर तो प्रिंट हुआ नहीं, उसके पहले ओ प्रिंट हो गया। अगर मैं एल तक लेता तो एल प्रिंट हो जाता, जैसे हमने पहले देखा था। तो ये सब चीज़ें एक साथ यूज़ कर हो रही है। हम इंडेक्सिंग में एक और चीज़ कर सकते हैं। हम अगर पीछे से वेरिएबल्स कैरेक्टर्स को काउंट करना चाहे तो पीछे से कैरेक्टर्स जैसे, तो नेगेटिव नंबरिंग आता है, तो डी पे नंबर -1 आता है, एल पे -2 आता है। तो अगर मैं डी प्रिंट करना चाहूँ और मैं माइनस में नंबर लिखना चाहूँ तो मैं -1 लिख के रन करूँगा तो मेरा डी प्रिंट होगा। -2 लिख के प्रिंट करना चाहूँ तो एल प्रिंट होगा। आप समझे। और अगर चलो मैंने 2 कोलन डाला था, मैं स्टार्टिंग पोजीशन मेंशन नहीं करता हूँ, एंडिंग पोजीशन मेंशन नहीं करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरी स्ट्रिंग लेगा। मैं इसको रन करूँगा तो पूरा प्रिंट होगा, मैंने आपको बताया था ना। तो अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर देता हूँ तो ये पीछे से स्टेप लेना चालू करेगा। अगर कुछ बोलूँगा नहीं तो स्टार्ट इधर से स्टेप लेगा, HELLO WORLD सब लेगा वो, यहाँ से काउंट करेगा सिंगल सिंगल स्टेप, तो पूरा सेम ही वेरिएबल प्रिंट होगा। बट सपोज अगर मैं इसको माइनस नेगेटिव में स्टेप साइज देता हूँ, जैसे -1 दिया, तो क्या होगा, मेरा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना होता है, बट पाइथन में सिर्फ एक लाइन का प्रोग्राम है। आप सिर्फ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यूज़ करेंगे और आपका स्टेप साइज -1 डालेंगे तो पूरा रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं समझो -1 मुझे रिवर्स करना है, बट मुझे 2 का स्टेप साइज चाहिए, मतलब एक एक वेरिएबल छोड़ के प्रिंट करना है, तो -2 लिख दूंगा तो एक एक वेरिएबल छोड़ के प्रिंट होगा। जैसा डी के बाद आर प्रिंट हुआ, आर के बाद डब्ल्यू प्रिंट हुआ, डब्ल्यू के बाद ये वाला ओ प्रिंट हुआ, उसके बाद ये वाला एल, उसके बाद एच। तो ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अभी हम आगे देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग्स के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है, जैसे हम कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ len लिखना है और पैरेंथेसिस डालेंगे और इसके अंदर हम हमारा वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, माई वेरिएबल। इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे 11 मिला। 11 कैसे मिला, यहाँ पे 5 लेटर्स है, हेलो में, वर्ल्ड में 5 लेटर्स है, बट यहाँ पे बीच में स्पेस भी है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग स्पेस को भी काउंट करता है, इसलिए 11 मिला हमको। और हम क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑपरेशन है, जैसा हेलो वर्ल्ड है तो इस पर मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, माई अंडरस्कोर वेरिएबल अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेट ऑफ वेरिएबल है जो हमने स्ट्रिंग पास किया हो वो लोअर केस है कि नहीं, तो मैं क्या चेक करूँगा, डॉट लिखूँगा मैं, डॉट और लिखूँगा इज़ लोअर और फिर पैरेंथेसिस डालूँगा। ये मुझे एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो मुझे मतलब तो ट्रू रेट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। जैसे अगर ये हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं कि ये लोअर केस में ही है, मैं इसको रन करूँगा तो मुझे ट्रू प्रिंट होना चाहिए। जैसे ये ट्रू प्रिंट हो गया। अब मैं चेक करूँ, अगर जैसे मुझे ट्रू ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, अगर मैं इसको चेक करना चाहूँगा कि ये अपर है क्या नहीं, तो मैं लिखूँगा इज़ अपर। इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये फॉल्स प्रिंट होगा बिकॉज ये अपर है नहीं। मैं चाहूँ तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इज़ हटा के अपर लिख दूँ तो ये अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक सेकेंड, ये अपर में कन्वर्ट हो गया बट ये माई वेरिएबल चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए कन्वर्ट हुआ है। जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ वापस, तो ये चेंज नहीं हुआ एक्चुअली, ये सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए यहाँ पे चेंज हुआ।
ये परमानेंटली चेंज नहीं हुआ। अगर मुझे परमानेंटली चेंज करना है तो मुझे चेंज करके कोई दूसरे वेरिएबल को उसको असाइन करना होगा, तो वो स्टोर होगा। ये फिलहाल ये चेंज नहीं हुआ है। आप दो दो प्रॉपर्टीज़ को भी एक साथ चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इज उसको अपर कन्वर्ट किया हूँ, एंड मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ कि वो अपर है कि नहीं, अपर केस में है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डॉट अपर लिख दिया तो अपर में कन्वर्ट हो गया, फिर डॉट इज अपर लिख के पैरेंथेसिस डाल दिया, तो फिर वो चेक करेगा कि वो अपर में है कि नहीं। तो ये ट्रू है, बिकॉज आपने देखा कि पहले वो अपर में कन्वर्ट तो हो गया था, फिर हमने उसको वापस चेक किया। तो ये एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि अपर है कि नहीं है। और भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे हम हमारे वेरिएबल को स्प्लिट कर सकते हैं, तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो मेरा हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लिस्ट में स्टोर हो गया। अभी यहाँ पे अलग अलग इसलिए स्टोर हुआ है बिकॉज मैंने यहाँ पे और स्पेस, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया ना ये पैरेंथेसिस के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस से स्प्लिट किया दोनों वर्ड्स को। जैसे यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हेलो हाउ आर यू, इसको रन करता, और अगर मैं इसको रन करता तो हेलो अलग, हाउ अलग, आर अलग एंड यू अलग, इसने सब अलग अलग स्प्लिट कर दिया। बट ये स्प्लिट स्पेसेस से कर रहा है, यहाँ पे जो स्पेसेस है वहाँ से वो स्प्लिट कर रहा है। तो डॉट स्प्लिट में अगर मैं कुछ मेंशन नहीं करूँ ये ब्रैकेट के अंदर तो वो स्पेस से स्प्लिट होगा। अगर मुझे समझो स्प्लिट करना है जहाँ पे ओ है वहाँ से, तो मुझे लिखना होगा, मुझे यहाँ पे पास करना होगा ओ, और मैं इसको रन करूँगा तो जिधर जिधर ओ है वो छोड़ के सब प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे ओ है तो ओ ओ को प्रिंट नहीं किया, ओ से वर्ड सेपरेट हो गया, मतलब वो सेपरेशन पॉइंट है, तो ये वर्ड HELL हो गया। उसके बाद ये स्पेस को काउंट करेगा। लास्ट टाइम मैंने कुछ मेंशन नहीं किया था इसलिए उसने स्पेस को काउंट स्पेस से स्प्लिट किया था, बट मैंने यहाँ पे मेंशन किया मुझे ओ से स्प्लिट करना है, तो ओ से स्प्लिट हो गया तो स्पेस को काउंट करेगा वो। तो यहाँ पे डैश, मतलब इधर स्पेस दिया और एच एक वर्ड हो गया। फिर यहाँ पे वापस ओ से स्प्लिट हुआ तो W स्पेस ARE स्पेस Y एक वर्ड हो गया। फिर यहाँ पे O, तो यहाँ से एक और वर्ड स्प्लिट हो जाएगा, तो O के बाद U एक अलग आइटम हो गया। तो लिस्ट की आइटम्स है ये। तो हमने आप ये देख लिए कि स्प्लिट से क्या होता है। स्प्लिट से अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो जहाँ पे स्पेसेस हो गए वहाँ से स्प्लिट होगा, और अगर मैं यहाँ पे O हटा के H डाल देता हूँ तो जहाँ पे H रहेगा वहाँ से स्प्लिट होगा वो। हम देख सकते हैं जैसे पहला वर्ड ही H था तो पहला वर्ड प्रिंट होने की जगह वहाँ पे एक स्पेस छूट गया, फिर H नहीं लिखा क्योंकि ELLO, फिर स्पेस, वाह स्पेस भी आ गया यहाँ पे। फिर हाउ, तो हाउ का H से स्प्लिट हुआ, फिर OW स्पेस RU एक सिंगल वर्ड हो गया। तो ये था स्प्लिट। और बहुत सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो वेरिएबल पे। आपको क्या करना है, माई वेरिएबल डॉट और टैब आप प्रेस करोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम अभी देखेंगे लिस्ट क्या होता है। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर जिसमें सारे आइटम एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस के अंदर स्टोर होते हैं। लिस्ट के अंदर हम कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और या बुलियन वैल्यू। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमने लिस्ट में स्ट्रिंग वैल्यूज़ डाले तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए। हम लोग मिक्स्ड वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं, मिक्स्ड डेटा टाइप की, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ एक लिस्ट डिक्लेयर करके। तो हम लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करेंगे, पहले कोई वेरिएबल लेंगे जैसे माई अंडरस्कोर लिस्ट, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करेंगे, और इसके अंदर हम आइटम स्टोर करेंगे। जैसे मैं स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ पहले अल्फ़ाबेट A, उसके बाद कोई फ्लोटिंग नंबर स्टोर करता हूँ, कोई इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ जैसे 16, फिर फ्लोटिंग नंबर स्टोर कर रहा हूँ 2.9, फिर कोई बुलियन वैल्यू लेता हूँ जैसे ट्रू। तो लिस्ट के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है कि सारे वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं, भले वो अलग अलग डेटा टाइप की क्यों ना हो। तो यह स्टोर हो गया। अभी हमें लिस्ट को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कैसे करेंगे,
हमारे प्रिंट में हम हमारे लिस्ट वेरिएबल को माई लिस्ट वे को पास करेंगे और रन करेंगे तो प्रिंट हो गया। अभी लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स जैसी सिमिलैरिटीज होती है, तो स्ट्रिंग्स की जो कैपेबिलिटीज़ थी हम लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, लेंथ फंक्शन ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू ज़रा चेंज कर लेता हूँ, थोड़े क्लियर एग्जांपल्स दे के समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे सब अल्फ़ाबेट ABCD स्टोर किया, इसको प्रिंट का तो देख लीजिए ABCD यहाँ पे है। तो सम इसमें भी सेम रूल्स एप्लीकेबल रहते हैं। जैसे फर्स्ट आइटम जो है इसका इंडेक्स पोजीशन 0 है, सेकंड आइटम का इंडेक्स पोजीशन B है, थर्ड आइटम का जैसे C है इसका इंडेक्स पोजीशन 2 है, ये D का इंडेक्स पोजीशन 3 रहेगा। तो मुझे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का आइटम ग्रैब करना है, तो मैं क्या करूँगा, माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पोजीशन 0 पास करूँगा, तो मुझे क्या रिटर्न होगा, मेरा वैल्यू वेरिएबल मेरा जो अंदर का स्ट्रिंग A था जो इंडेक्स पोजीशन 0 पे था वो रिटर्न हुआ। मुझे चाहिए D, मेरा लास्ट आइटम है, तो उसका इंडेक्स पोजीशन 3 है। उसका रन करूँगा तो D प्रिंट हो गया 3 में। इसमें भी नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करती है, तो -1 में D प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको -2 कर लूँगा तो C प्रिंट हो जाएगा। और इसके अंदर सपोज मुझे B से लेके D तक प्रिंट करना है, A को प्रिंट नहीं करना है, तो B का इंडेक्स पोजीशन क्या है, B का इंडेक्स पोजीशन 1 है, तो 1 से लेके D। तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम स्ट्रिंग्स में कि C अगर मुझे D तक प्रिंट करना है तो D तो लास्ट आइटम है, तो लास्ट आइटम +1 लेना चाहिए, तो यहाँ पे +1 की कोई जगह नहीं है, तो फिर हम कोलन डाल के छोड़ देते हैं, तो लास्ट आइटम तक प्रिंट होता है वो। अगर मुझे यहाँ सेकेंड लास्ट आइटम तक प्रिंट करना है C, तो मैं D का यूज़ करूँगा, क्योंकि सेकेंड लास्ट आइटम मेरा लास्ट पोजीशन है, तो लास्ट पोजीशन +1 लिखते हैं हम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, तो इसी तक प्रिंट हो गया। तो ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग होता है। और हम लिस्ट के आइटम्स को भी डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो, जैसे मुझे इंडेक्स पोजीशन 0 का आइटम रिप्लेस करना है, तो 0 पे कौन सा आइटम है मेरा, A है। अब मुझे यहाँ पे A नहीं रखना है, मुझे यहाँ पे 1 डालना है सपोज, तो मैं ऐसे लिखूँगा माई इंडेक्स को लिस्ट एट पोजीशन इंडेक्स पे जो एट 0 पोजीशन पे जो आइटम है उसकी जगह मैं इक्वल टू के बाद जो लिखूँगा वो स्टोर हो जाएगा। तो ये स्टोर हो गया। अब मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरी लिस्ट चेंज हो गई, मेरे फर्स्ट पोजीशन की जगह पे 1 आ जाएगा, और ये A को रिप्लेस कर दिया उसने। लिस्ट के अंदर ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिससे हम लिस्ट पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे हम 2 लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एक और लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं सपोज फ्रूट्स के नाम स्टोर कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, तो अभी सपोज़ मुझे ये जो मेरी पहली लिस्ट थी माई अंडरस्कोर लिस्ट, जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट स्टोर किए थे एज स्ट्रिंग्स, और दूसरी लिस्ट जो लिस्ट है इसमें एप्पल, ऑरेंज, मैंगो फ्रूट्स के नाम स्टोर किए थे मैंने। तो मुझे ये दोनों लिस्ट को ऐड करना है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ यूजिंग माई प्लस ऑपरेटर। मैं प्लस ऑपरेटर से भी ऐड कर सकता हूँ इन दोनों को। तो मुझे रिटर्न कर देगा पूरी एक लिस्ट, बट ये परमानेंटली चेंज नहीं हुआ, ये फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ही चेंज हुआ जहाँ पे मैंने जब कॉल किया इसको। मैं यहाँ पे माई अंडरस्कोर लिस्ट वापस कॉल करता हूँ, तो मेरी लिस्ट सेम है।
अगर मैं ये दोनों के एडिशन को कोई दूसरे वेरिएबल में स्टोर करता हूँ तो वो नई लिस्ट बन जाएगी जो जिसमें एक्चुअली दोनों का सम होगा। मेरी माई लिस्ट तो देखो सेम ही है, फिर भी मैं बी को कभी कॉल करता हूँ तो न्यू लिस्ट बन गई दोनों को ऐड करके। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा वेरिएबल माई लिस्ट ही रहे और मैं सिंपली दोनों को ऐड करके उसका सम स्टोर कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे माई लिस्ट ही वापस लिख के स्टोर कर सकता हूँ। बट दूसरा एक और तरीका है, वो लिस्ट फंक्शन से कर सकते हैं हम। डॉट एक्सटेंड फंक्शन, डॉट एक्सटेंड फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस डालेंगे हम, उसके अंदर हमें जो लिस्ट ऐड करना है वो हम डालेंगे तो हमारी लिस्ट चेंज हो जाएगी। जैसे सपोज मुझे ये मेरी लिस्ट ए ऐड करनी थी इसमें, तो मैंने लिस्ट ए ऐड कर लिया। अभी मैं माई लिस्ट को कॉल करूँगा तो मेरी लिस्ट एक्चुअली चेंज हो चुकी है। देखो ये परमानेंटली चेंज हो चुकी है मेरी लिस्ट। अभी मुझे समझो पूरी लिस्ट ऐड नहीं करना है, मुझे कोई एक ही आइटम ऐड करना है। तो मैं कैसे ऐड करूँगा, इसके लिए एक फंक्शन है डॉट अपेंड करके। मुझे सपोज देखो मैंने वापस यहाँ पे रन किया तो मेरी लिस्ट अभी ये बन चुकी है ABCD। अभी सपोज मुझे ई ऐड करना है तो मैं माई लिस्ट डॉट अपेंड करके लिखूँगा और पैरेंथेसिस के अंदर मैं जो भी आइटम पास करूँगा वो लिस्ट के एंड में जाके ऐड हो जाएगी। सपोज मुझे ई ऐड करना है, मैंने ई ऐड कर दिया। अभी मैं यहाँ पे माई लिस्ट को कॉल करूँगा तो मेरी लिस्ट में ऐड हो गया ई। ये चेंज एक्चुअली होता भी है, पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए नहीं, परमानेंटली चेंज हुआ। इसलिए देखो मैंने लिस्ट कॉल किया तो मेरी लिस्ट चेंज हो गई है। भी मैंने अपेंड फंक्शन यूज़ करके एक आइटम ऐड किया, बट अपेंड फंक्शन से क्या होता है कि लिस्ट के लास्ट में ही ऐड कर सकते हैं हम कोई भी आइटम को। अगर मुझे लिस्ट के बीच में ऐड करना होगा तो मतलब सपोज मुझे बी की पोजीशन पे कोई न्यू आइटम इंसर्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। अभी इंसर्ट पोजीशन में दो पैरामीटर्स पास होते हैं। पैरामीटर्स मतलब हम अंदर जो दो वैल्यूज पास करेंगे उनको पैरामीटर्स बोलेंगे। तो एक वैल्यू रहती है जो हमारा इंडेक्स पोजीशन है, जो इंडेक्स पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है वैल्यू को, और दूसरा एक्चुअल वैल्यू जो हमें इंसर्ट करना है। सपोज मुझे बी की पोजीशन पे 2 इंसर्ट करना है तो बी का पोजीशन क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा और मुझे यहाँ पे 2 इंसर्ट करना है तो ये इंडेक्स पोजीशन 1 पे ये 2 को इंसर्ट कर देगा। तो बाकी जो आइटम्स है लिस्ट के उनका क्या होगा, वो एक एक पोजीशन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी ये लिस्ट में इंसर्ट हो चुका है। अभी मैं लिस्ट को कॉल करूँगा तो आपको दिखेगा कि वो 2 एक्चुअली इंसर्ट हो चुका है। देखो बी की पोजीशन पे 2 इंसर्ट हो गया, फिर बाकी सारे आइटम्स एक एक पोजीशन नेक्स्ट शिफ्ट हो चुके हैं। अगर पर्टिकुलर मुझे कोई पर्टिकुलर आइटम को कॉल करना है, बाहर निकालना है लिस्ट के, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए रिमूव फंक्शन है। अब जैसे देखो मैंने समझो ये लिस्ट में सब स्ट्रिंग्स लिखा और अल्फ़ाबेट्स लिखा था ऑर्डर में, बीच में ये इंटीजर ऑड मैन आउट है तो मुझे वो निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, माई लिस्ट डॉट रिमूव, इसके अंदर मैं सीधा वो आइटम का नाम लिख दूंगा तो वो निकल जाएगा। अभी मैं लिस्ट चेक करूंगा मेरी, तो मेरी लिस्ट जो पहले थी वो बन चुकी है ABCDE। और एक फंक्शन है जिससे मैं सारे लिस्ट के आइटम को क्लियर कर सकता हूँ, उसका नाम है क्लियर फंक्शन। इसको रन करने से क्या होगा, मेरी लिस्ट पूरी खाली हो गई। अब मैं माई लिस्ट को कॉल करूँगा तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होगी। देखो कुछ भी नहीं बचा है। मैं काम करता हूँ, वापस जाके सेव कर लेता हूँ आपको और फंक्शंस दिखाने के लिए। चलो मान लेते हैं मुझे
कोई आइटम निकालना है, लेकिन मुझे स्पेसिफाई नहीं करना है, मुझे पता नहीं कि कौन सा आइटम एक्चुअली है अंदर, तो मुझे ऐसे ही रैंडमली निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? पॉप फंक्शन से। तो पॉप फंक्शन से क्या होगा? जो लास्ट आइटम रहता है ना, वो निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पॉप के अंदर पॉप का जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे कुछ पास नहीं करूँगा, जो लास्ट फंक्शन है वही निकलेगा बाहर। तो डी निकल गया। अभी मैं वापस माई लिस्ट को कॉल करूँगा तो मेरी लिस्ट में सिर्फ सी तक बचेगा, सिर्फ 3 आइटम बचेंगे बिकॉज मैंने पॉप कर चुका हूँ। तो अगर समझो कि मुझे बी निकालना है, डायरेक्टली कोई बीच का आइटम निकालना है, तो बी का इंडेक्स पोजीशन 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 पास करूँगा तो बी निकल गया। अब मैं वापस कॉल करूँगा लिस्ट को तो मेरी लिस्ट में सिर्फ ए और सी बचेगा। तो ये था पॉप फंक्शन, कोई इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन को निकालने के लिए। और ये सब फंक्शन से लिस्ट में एक्चुअल चेंजेस होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। अभी देखो मेरी लिस्ट को वापस मैं असाइन करता हूँ कुछ आप लोगों को थोड़ी चीज़ें दिखाने के लिए। अभी देखो हम इंटीजर स्टोर करते हैं, रैंडम नंबर्स 2, 9, 4, 56, 28, तो एकदम रैंडमली लिखे हुए। इसको मैं स्टोर कर लिया। अभी मान लेते हैं मुझे लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो इसके लिए भी एक फंक्शन है, सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट फंक्शन से क्या होगा, जो लिस्ट के आइटम्स है सारे वो अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। अब ये सॉर्ट हो गए, रन कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसको वापस कॉल करूँगा मेरी लिस्ट को, तो ये सॉर्ट हो चुके हैं। अभी मान लेते मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, तो ये सॉर्टेड ऑलरेडी है, मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, तो उसके लिए रिवर्स फंक्शन है। मेरी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरे लिस्ट के आइटम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेंगे। देखो 56, 56, 28, 9, 4, 2। अभी ऐसे तो लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, सब शो नहीं कर सकते कि इतना टाइम नहीं रहता है। आप डॉट डाल के टैब प्रेस करेंगे तो आपको सारे फंक्शंस शो हो जाएंगे। आप सब चेक करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा और आप इसमें अच्छे हो जाओगे, बेटर हो जाओगे आप। टपल्स लिस्ट से सिमिलर होते हैं और लिस्ट से अलग भी होते हैं। टपल्स लिस्ट से सिमिलर किस तरीके में होते हैं, जैसे टपल्स में हम कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो भी एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस के अंदर होते हैं। बट हम जैसे लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे टपल्स के लिस्ट पे ऑपरेशंस कौन से वाले जिसमें हम लिस्ट का डेटा चेंज कर सकते हैं, वो वाले ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट पे, वो हम टपल्स पे परफॉर्म नहीं कर सकते। टपल्स पे हम कुछ ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे टपल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे मैंने टपल को कोई नाम दे दिया, सपोज माई टपल। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारे आइटम्स डालते हैं और हर आइटम के बीच में कॉमा से आइटम सेपरेट होते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर स्टोर कर लेता हूँ, 2, 5, 6, 7, 3, 9। अब जैसे ये टपल है ना, उसको मैं रन करके स्टोर कर लेता हूँ। अभी मैं इसका टाइप चेक करूँगा। देखो मुझे टपल रिटर्न हुआ। अभी जैसे मैं लिस्ट यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट के अंदर एक डेटा स्टोर करता हूँ।
जैसे नंबर ही स्टोर कर लेता हूँ इसमें भी। इसको मैं रन करता हूँ तो इसका मैं टाइप चेक करूँगा। तो लिस्ट हमको मालूम पड़ा क्या ये लिस्ट है। अभी दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है? दोनों में ये डिफरेंस आता है, जैसे मैं माइंड इसको लिस्ट, जैसे मेरा ये इंडेक्स पोजीशन, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे 1 है, 0 मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन 0 रहती है तो उस पर मेरा आइटम 1 है इंटीजर में। तो अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, जिससे मुझे वहाँ पे ए स्टोर करना है। तो 0 इक्वल टू स्ट्रिंग ए, शिफ्ट एंटर, लिस्ट चेंज हो गई। मैं लिस्ट को रन करता हूँ तो मेरे फर्स्ट आइटम की जगह जो मेरा 1 था उसकी जगह अभी ए स्टोर हो गया, बिकॉज लिस्ट में हम ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं। देखो लिस्ट चेंज हो चुकी है। अभी अगर मैं टपल पे ये चीज़ करने की कोशिश करूँ तो टपल में एरर आएगा, बिकॉज टपल में हम ऑल्ट्रेशंस नहीं कर सकते। कुछ फंक्शंस है जो हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, बट जो टपल का डेटा है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार तुमने टपल को डिक्लेयर कर दिया तो टपल टपल वही रहेगा। जिसे मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं इसका भी इंडेक्स पोजीशन 1 का आइटम चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे बी डालने की कोशिश करता हूँ, एरर आया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब यही है कि टपल के अंदर हम एक बार जो डेटा डाल देंगे वो चेंज नहीं होगा। टपल में हम वैसे तो दूसरे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा लेंथ फंक्शन है साइज फाइंड करने के लिए हमारे टपल की। तो देखो हमारे टपल में 6 आइटम्स है, 6 रिटर्न हुआ हमें। हम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग भी कर सकते हैं टपल्स में, कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब रिटर्न करने के लिए। जैसे हमको देखना है कि सेकंड से लास्ट तक कौन सा है, बीच के कौन से पर्टिकुलर चाहिए, हम तो ले सकते हैं। बट जो डेटा है वो हमेशा सेम ही रहेगा और डेटा में कोई ऑल्ट्रेशंस नहीं आएंगे। सिर्फ जो हमें वैल्यूज़ मिलेगी वो सिर्फ प्रिंट होगी बाहर। तो करके देख लेते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग भी। सपोज मुझे 2 के इंटरवल पे चाहिए, 2 के स्टेप साइज पे सब प्रिंट करना है। तो 2 6 3 प्रिंट हुआ, 2, फिर सेकेंड स्टेप 6 पे, थर्ड स्टेप 3 पे, फिर फोर्थ स्टेप के लिए जगह बची ही नहीं, बिकॉज 9 एक स्टेप बाद है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है। अब मैं देखता हूँ, जैसे मुझे 5 से स्टेप लेना है तो मैं इंडेक्स पोजीशन 5 का लिख दूंगा। 5 का इंडेक्स पोजीशन 1 है तो स्टार्टिंग पोजीशन 5 7 9। सपोज मुझे 3 तक ही चेक करना है, मतलब यहाँ पे 3, तो इंडेक्स पोजीशन +1, ये कितना है? 0 1 2 3 4 5, 5 लिखेंगे यहाँ पे। 5 और 7 मिला, बिकॉज 5 से एक स्टेप 7, 7 से एक स्टेप 9, बट 9 को हमने इंक्लूड नहीं किया। हमें 3 तक ही चाहिए था। थ्रू 3 पे ख़त्म हो जाता है वो, बट 3 सेकेंड स्टेप पे नहीं आता है तो वो प्रिंट नहीं हुआ। अभी टपल में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है जो हम देखेंगे। ये हम डॉट टैब करके देख सकते हैं। काउंट और इंडेक्स, तो अभी काउंट और इंडेक्स क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको। काउंट से, काउंट में कैसा रहता है, अगर कोई आइटम रिपीट हुआ है तो बताएगा कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। कोई पर्टिकुलर आइटम जो इसमें है वो हमें पता करना है कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे इसमें कोई रिपीटेड नहीं है तो मैं थोड़े चेंजेस कर लेता हूँ। मैं जैसे 2 को रिपीट करवा लेता हूँ। इसको रन करते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा 2 डाल के, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है मुझे ये रिटर्न होगा। 3 बार रिपीट हुआ तो 3 बार 3 रिटर्न हुआ। अभी इंडेक्स का क्या है, इंडेक्स का मैं आपको बताता हूँ।
इंडेक्स में ऐसा रहता है कि कौन सा आइटम, हमें पता है कि ये आइटम है अंदर, तो हमें पता करना है कौन सा इंडेक्स पे है। तो हम ये इंडेक्स के जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हम सिर्फ पास कर देंगे जो आइटम हमें पता करना है, तो उसका इंडेक्स पोजीशन मालूम पड़ जाएगा। जैसे 7 का मालूम करना है मुझे, 7 का देख लेते क्या है, 0 1 2 3, तो 7 3 रिटर्न हो गया। अभी एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जैसे 2 3 बार रिपीट हुआ है, अगर मैं 2 का चेक करने की कोशिश करूँगा तो क्या आएगा, सिर्फ 0। क्यों? क्योंकि एक जो अगर आइटम रिपीट हो रहा है तो जो उसका फर्स्ट अपीयरेंस है, मतलब जहाँ पे 2 पहली बार आया है तो उसका पहला इंडेक्स 0 है, तो 0 ही आएगा। अगर अगर ये 2 को मैं चेंज करके यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 का पहला अपीयरेंस इंडेक्स पोजीशन 2 पे, तो 2 दिखाएगा। मतलब कितनी बार भी रिपीट हो जाए, जो पहला मतलब जो पहला 2 आएगा, जो उसका इंडेक्स रहेगा, वही प्रिंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करके सेव कर लिया, अभी मैं 2 का चेक करता हूँ तो 2 आ गया, बिकॉज अभी वो इंडेक्स पोजीशन 2 पे है। तो यही है टपल दोस्तों। तो अभी हम देखेंगे बुलियन वैल्यूज़ क्या होता है। बुलियन वैल्यूज़ पाइथन में एक डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू कैसा बुलियन वैल्यू है, ट्रू मतलब अगर कोई चीज़ ट्रू रहेगी तो हमें रिटर्न में ट्रू मिलेगा, तो ट्रू के लिए ये बुलियन वैल्यू है। कोई चीज़ फॉल्स रहेगी तो हमें रिटर्न में फॉल्स मिलेगा। तो ट्रू के लिए हमें जो इनिशियल लेटर हमारा टी, उसको कैपिटल में लिखना है, बाकी उसके सारे लेटर्स आर यू ही फॉल्स हो जाएंगे। अगर देखो मैंने ट्रू पूरा लिखा, उसके बाद ये ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया कि ये इसका स्पेलिंग राइट है, जो कीवर्ड इसमें स्टोर्ड है, जैसा कैपिटल में टी उसके बाद आर यू ई। अभी मैं समझो फॉल्स लिखता हूँ, फॉल्स में भी सेम है। अगर मैं ऐसा फॉल्स लिखूँगा तो ये रीड नहीं करेगा। अगर मैं इसको एफ ओ कैपिटल करूँ फिर फॉल्स लिखूँ तो ये रीड करेगा। देखो ये हाईलाइट हो गया ग्रीन कलर में। अभी इसका हम टाइप चेक करते हैं क्या रिटर्न करेगा। आपको तो पता है, बता दिया मैंने कि ये बुलियन वैल्यू है, तो ये बुलियन ही रिटर्न करेगा। देखो बुलियन वैल्यू रिटर्न हुआ। बुलियन वैल्यू हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ को चेक करने के लिए, वो ट्रू है या फॉल्स है या नहीं। अब जैसे मैं चेक करता हूँ यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 4, अब सीधी सी बात है, हमको पता है ये ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब मैं चेक करता हूँ 4 ग्रेटर देन 5, तो ये फॉल्स रिटर्न हो गया बिकॉज ये फॉल्स है। अभी हम चेक करते 2 इक्वल टू 1, ये फॉल्स है बिकॉज 2 और 1 अलग अलग वैल्यूज़ है, दोनों सेम नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न हुआ। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 2 लिख दूँ तो 2 रिटर्न होगा। बस दोस्तों यही बुलियन वैल्यूज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अभी हम देखेंगे सेट्स क्या होता है। सेट्स एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर जिसमें सारे डेटा अनऑर्डर्ड रहते हैं। वो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम्स का, पर इसमें सारे आइटम्स यूनिक रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम भले ही कोई एक आइटम को 2 से 3 बार ऐड कर लेंगे, मतलब एक आइटम 2 से 3 बार इसमें रिपीट हो गया, तो भी सिर्फ उसका एक ही बार उसको शो करेगा वो। अभी टपल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम कोई भी वेरिएबल ले लेंगे और उसके आगे सेट और ये पैरेंथेसिस लिख देंगे, तो ये हमारा सेट स्टोर हो गया। अभी जो वेरिएबल्स के रूल मैंने आपको बताया था ना, वेरिएबल्स के लिए जो रूल्स है, तो आप वेरिएबल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को नेम दे सकते हैं, जैसे लिस्ट को, सेट को, टपल्स को। अभी आगे डिक्शनरीज भी है, तो डिक्शनरीज को आप किसी को भी नेम दे सकते हैं। ये वेरिएबल्स का जो रूल्स है ना उसके हिसाब से है, मतलब इसे ज़रूरी नहीं है कि सेट को आपको पर्टिकुलरली कोई नाम देना तो वही नाम देना। आप जो वेरिएबल्स के रूल्स है उसको फॉलो करके कोई भी नाम दे सकते हैं, सेट को, टपल्स को, लिस्ट को, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी जैसा मेरा यहाँ पे सेट डिक्लेयर हो गया, अभी मैं इसका टाइप चेक करूँगा, मेरे सेट ए का उसका टाइप सेट रिटर्न होगा। और अगर मैं कॉल करना चाहूँगा सेट ए को तो एम्प्टी सेट रिटर्न होगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये खाली है क्योंकि कोई डेटा डाला ही नहीं हमने इसमें। अभी कोई डेटा ऐड करने के लिए क्या करना है, मतलब जैसे मेरा सेट का नाम ए है, उसके आगे डॉट ऐड, ये पैरेंथेसिस के अंदर मुझे जो डेटा ऐड करना है मैं वो लिखूंगा। जैसे सपोज मुझे नंबर्स ऐड करने 1, अभी नंबर ऐड हो गया, 1 नंबर ऐड हो गया। अब मैं इसे कॉल करूँगा तो देखो 1 रिटर्न हुआ।
अभी जैसे मैं एक और नंबर ऐड कर लेता हूँ, 2। अब मैं इसको रन करूँगा, सेट को कॉल करूँगा, तो 1 2। अभी मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं फिर से 2 ऐड करूँगा। यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया फिर से, तो वो दिखाया कि ऐड हो चुका है। पर अगर मैं जब इसको कॉल करूँगा, मेरे सेट को, सेट ए को कॉल करूँगा मैं, तो 2 सिर्फ एक ही बार शो होगा। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि भले ही मैं कितनी बार भी कोई एक आइटम को रिपीट कर दूं सेट में, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही बार होगा, क्योंकि सेट कलेक्शन ही ऐसा है जिसमें सारे यूनिक आइटम्स रहते हैं। अभी जैसे मैं समझो एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ ये रेपिटेशन के लिए। मैं कोई लिस्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे लिस्ट अंडरस्कोर ए। जैसे ये लिस्ट ए है हमारी, इसमें मैं स्टोर करता हूँ, मैं इसमें सारे कैरेक्टर स्टोर करता हूँ। ये मेरी लिस्ट हो गई। अब मैं इसको सेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये टाइप कास्ट करके मैं इसको सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिर्फ ए बी सी रिटर्न हुआ, भले ये कितनी बार भी रिपीटेड थे, बट सिर्फ एक एक बार ही वो पर्टिकुलर आइटम रिपीट हुए। तो यही सेट है। तो अभी हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्या होती है। डिक्शनरीज पाइथन में ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो आइटम्स रहती है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन रहता है। मतलब एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन में सारी आइटम स्टोर होती है। इसका मतलब कोई भी आइटम सीक्वेंस में नहीं होती है। उसको स्टोर करने के लिए एक की होती है जो हर एक आइटम से एसोसिएटेड होती है। मतलब जो कोई फर्स्ट आइटम है तो उसकी कोई एक की रहेगी जिससे हम वो वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। अभी इस ये रीज़न की वजह से, बिकॉज ये अनऑर्डर्ड है और इसमें कोई सीक्वेंस में कुछ स्टोर्ड नहीं होता है, तो इसलिए हम इसमें सॉर्टिंग नहीं कर सकते। बिकॉज इसका की फीचर यही है कि हम इसको की से कॉल करते हैं। अभी समझो मैं एक डिक्शनरी को डिक्लेयर करके दिखाता हूँ आपको। डी, इसको डिक्लेयर करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ये की 1 लिख लिया मैंने, ये मेरी की हो गई। इसको मैं अपने आइटम से एसोसिएट करने के लिए क्या करूँगा, कोलन डालूंगा और वैल्यू 1। ये एक पूरा एक आइटम हो गया। ये जो वैल्यू 1 लिखा है ये एक आइटम है जिसकी की 1 है। अब मैं दूसरा एलिमेंट स्टोर करता हूँ, की 2 कोलन डाल के वैल्यू 2। अभी ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग ही रहे। जैसे मैं आपको स्टोर करके दिखा देता हूँ, ये जैसा रन हो गया। अगर मैं चाहूँ तो ये स्ट्रिंग की जगह मैं एक इंटीजर वैल्यू भी यूज़ कर सकता था। देखो इंटीजर भी डाला तो प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टोर कर लेगा। मतलब की भी कोई भी टाइप का डेटा टाइप हो सकता है। और ये जो हमारी वैल्यू है इसको भी ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग हो, कोई भी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। अभी जैसे ये ऑर्डर में नहीं रहता है, ये अनऑर्डर्ड है, तो हम इसके अंदर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर सकते।
और हमें समझो सपोज कोई पर्टिकुलर आइटम कॉल करना है डिक्शनरी में से, तो हम कैसे कॉल करेंगे? डी जो हमारा डिक्शनरी का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो हम की को कॉल कॉल करेंगे। उसके अंदर वैल्यू वन है तो मुझे वैल्यू वन चाहिए, तो मैं ये वन जो उसकी की है उसको कॉल करूँगा। देखो वैल्यू वन रिटर्न हो गया। ऐसे ही मुझे वैल्यू टू चाहिए तो उसका की क्या है? की टू। देखो की टू यूज़ किया मैंने तो वैल्यू टू कॉल हो गया। अब एक और एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एक और डिक्शनरी लेते हैं, जैसा कॉफ़ी। इसमें हम अलग अलग टाइप के कॉफ़ीज़ का नाम स्टोर करते हैं, वो लोग की प्राइसेस के साथ। जैसे हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे एस्प्रेसो। फॉर सपोज ये है 210 की। फिर स्टोर करते हैं हम लैट, ये है सपोज 250 की। फिर स्टोर करते हैं कैपेचिनो, ये है 280 की। तो ये हमने एक कॉफ़ी की डिक्शनरी बनाए जिसमें अलग अलग कॉफ़ीज़ के अलग अलग प्राइसेस है। तो ये सेव हो गई। अभी हमको कॉल करना है कोई मतलब जानना है कि कोई पर्टिकुलर कॉफ़ी का क्या प्राइस है। तो हम उस सीधे सी बात है, हमने यहाँ पे की का नाम ही वो कॉफ़ी का नाम रख दिया, तो मैं डायरेक्टली अगर की को कॉल कर लूँगा तो मुझे प्राइस पता चल जाएगी 210 जैसे इसकी। और अभी कैपेचिनो की प्राइस मालूम करते। इसकी प्राइस भी पता चल गई 280। वैसे डिक्शनरी की एक खास बात है कि हम डिक्शनरीज के अंदर ये जो डेटा है ये फ्लोट, इंटीजर या स्ट्रिंग स्टोर करने के अलावा हम इसके अंदर एक लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। हम इसके अंदर लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, पूरी पूरी लिस्ट। या डिक्शनरी खुद, मतलब जो डिक्शनरी है ये बड़ी डिक्शनरी, इसके अंदर हम एक छोटी डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं पहला कोई की लेता हूँ, की वन। इसके अंदर मैं कोई भी रैंडम नंबर स्टोर कर लेता हूँ। इसके बाद जो दूसरा ले रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैं लिखता हूँ की टू। इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लिस्ट स्टोर कर लेते हैं। थ्री। अब मैं तीसरा जो आइटम ले रहा हूँ उसके अंदर की थ्री। इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी स्टोर कर लेता हूँ, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। अभी इसके अंदर हम की का ना क्या नाम देते हैं? हम इन की दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनसाइड की। की है इन की। इसके अंदर हम कोई भी डेटा दे देते हैं, जैसे इन वैल्यू, इनसाइड वैल्यू के लिए। मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगी, हमारी डिक्शनरी स्टोर हो गई। अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये डेटा स्टोर करने में कि मैं डिक्शनरी के अंदर एक वैल्यू लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ, एक वैल्यू दूसरी एक डिक्शनरी स्टोर कर रहा हूँ, वो इजीली स्टोर कर लेगा। अभी मैं इसको कॉल करूँगा, जैसा हम देखते हैं लिस्ट को कॉल करके।
मैंने की को कॉल किया, इसकी हमारी लिस्ट रिटर्न हो गई। अभी डिक्शनरी कॉल करते हैं। अच्छा, डिक्शनरी के अंदर एक और फीचर है कि मैं चाहूँ तो मैं अंदर जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यू को भी सीधा एक्सेस कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे हम? जैसे मैंने यहाँ पे की 3 लिखा था, उससे मुझे अंदर की डिक्शनरी मिल गई, तो मैं ये दो कीज़ को स्टैक कर सकता हूँ एक साथ। उसको कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे पहले की 3 लिखा ऊपर, तो मुझे डिक्शनरी रिटर्न हुई। की 3 के बाजू में एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं अंदर की भी लिख दूंगा, जो है इनसाइड की। तो मुझे जो अंदर की वैल्यू है डायरेक्टली ये डिक्शनरी की, ये वाली, ये मुझे रिटर्न हो जाएगी। ये देखो, रिटर्न हो गई। अभी सपोज मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ये वाली को, एक एग्जांपल के लिए। अभी मैं लिस्ट में भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे मुझे समझो सिर्फ बी ग्रैब करने का है, तो मैं इसके अंदर इंडेक्स पोजीशन यूज़ कर सकता हूँ। ध्यान दो कि यहाँ पे मैं लिस्ट में इंडेक्स पोजीशन नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जो डिक्शनरी के अंदर हमारी ये लिस्ट है इसके ऊपर इंडेक्स पोजीशन अप्लाई कर रहा हूँ। उसका की क्या है? पहले की लिखूँगा मैं, की 2 है इसका की, फिर इसके बाद मैं सीधा इसका इंडेक्स पोजीशन लिख दूंगा। जैसे मेरे को बी ग्रैब करना है तो 1। देखो बी रिटर्न हो गया। इसको बोलते हैं कीज को स्टैक करना। ये की को स्टैक किया हमने, की और इंडेक्स पोजीशन को स्टैक किया, इसको स्टैकिंग बोलते हैं। अभी आपको नहीं समझ रहा रहेगा तो मैं आपको दूसरे एक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ, न्यू लिस्ट इक्वल टू मैं ये जो डिक्शनरी के मतलब ये डिक्शनरी के अंदर जो लिस्ट है, मैं ये लिस्ट को कोई न्यू लिस्ट के अंदर असाइन कर दे रहा हूँ। तो ये रन हो गई। अभी मेरी न्यू लिस्ट को मैं चेक करूँगा तो ये लिस्ट आ गई। अभी मैं समझो ये न्यू लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर आइटम को ग्रैब कर रहा हूँ, जैसा बी हो गया, मतलब इंडेक्स पोजीशन 1 पे बी है, वो बी ग्रैब कर रहा हूँ, तो मैं इंडेक्स पोजीशन 1 लिखूँगा यहाँ पे। इसको मैं कोई दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। फॉर सपोज वेरिएबल A1, ये मेरा वेरिएबल, इसके अंदर मैं ये स्टोर कर ले रहा हूँ। अभी A1 को मैं कॉल करूँगा तो स्ट्रिंग बी रिटर्न होगा। अभी मैं इसको करता हूँ A1 डॉट अपर, तो बी कैप्स में रिटर्न हुआ। बट ये इतना जो प्रोसीजर है इतना बड़ा, इसको डिक्शनरी में हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। डिक्शनरी में फीचर जो स्टैकिंग का फीचर है उससे। अभी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हमारे डिक्शनरी में माई डिक्शनरी थी, उसके अंदर लिस्ट था की 2 पे, तो उसी की को कॉल करेंगे हम की 2। अभी हमें चाहिए की 2 के अंदर स्ट्रिंग, ये जो की 2 में जो लिस्ट है इस पे जो हमारा बी स्ट्रिंग है वो हमारा इंडेक्स पोजीशन 1 पे है, तो 1 लिख देंगे। अभी इसको हम डॉट अपर करके लिखेंगे ताकि वो कैपिटलाइज हो जाए। देखो बी कैपिटल में हो गया। अभी जो इतना बड़ा प्रोसीजर है हमने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया डिक्शनरीज के फीचर की हेल्प से। और डिक्शनरीज में दो फीचर्स और है। अगर हमें चाहिए कि हमें पता करना है डिक्शनरी में सारी कीज कौन सी है, तो डिक्शनरी में फीचर है डॉट कीज
कि कौन सी कीज़ है उसमें। तो जितनी कीज़ डिक्शनरी के अंदर है वो सारी रिटर्न हो जाएगी। देखो डिक्शनरी कीज़ के अंदर की 1 की 2 की 3, ये 3 कीज़ हमने स्टोर किए थे यहाँ पे डिक्शनरी में। देखो की 1 की 2 की 3। अगर हमें चेक करना है कि डिक्शनरीज में वैल्यूज़ कौन सी है, तो उसको चेक करने के लिए डॉट वैल्यूज़ फीचर है। देखो डिक्शनरी के वैल्यूज सारे, पहला था एक इंटीजर 25, दूसरे में एक लिस्ट स्टोर किए थे, और थर्ड में हमने एक डिक्शनरी स्टोर किए थे। तो यही है डिक्शनरी के अंदर। और एक और फीचर है, डिक्शनरी में हम कोई न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे 25 था, मुझे 25 को चेंज करके यहाँ पे भी कोई लिस्ट डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी के कौन से की 1 पे 25 है ना, तो माई डिक्शनरी, इस पे जो की पे हमें वैल्यू चेंज करना है उसको ये ब्रैकेट में डालने का, की 1, और इसको हम जो वैल्यू चाहिए हम असाइन कर सकते हैं। जैसे 25 चेंज करके मुझे यहाँ पे लिस्ट डालना था, तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लिस्ट में मैं इंटीजर स्टोर कर लेता हूँ। ये स्टोर हो गई। अभी मैं अपनी डिक्शनरी को कॉल करूँगा तो मुझे चेंज डिक्शनरी मिलेगी, जो की 1 पे वैल्यू है, की 1 पे 1 2 3 लिखा हुआ रहेगा, और 25 चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको रीअसाइन किया, ये की को न्यू वैल्यू असाइन किया हूँ मैंने। ये देखो की 1 पे 1 2 3 है, की 2 पे दूसरी लिस्ट है, की 3 पे तीसरी लिस्ट है। मैंने की 1 पे इंटीजर को हटा के अपने एक न्यू लिस्ट डाल दिया। तो ये सारे फीचर्स है डिक्शनरी के।